चलो पढ़ना शुरू करें। क्या टॉपिक पढ़ा था कल? अच्छा, कल लास्ट में कल संवैधानिक संस्थाएं पढ़नी स्टार्ट की थी ना। कुछ संस्थाएं थी संवैधानिक, कुछ थी सांविधिक लीगल, और कुछ थी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब बातचीत बंद कर दो बिल्कुल। सबसे पहले एक आयोग पढ़ा था, नीति आयोग। ये किस चीज़ को चेंज करके बना है? योजना आयोग। क्या योजना आयोग के लिए कोई आर्टिकल था तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका मतलब ये कैसा है? ये गैर संवैधानिक है। ये है गैर संवैधानिक। जिसका जिक्र तुम्हारी किताब में ना हो और ना कोई जिसके लिए विधि विधान बनाया जाए, उसे कहते हैं गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये योजना आयोग ही आज किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग। ये बना था मार्च 1950 में और ये बना है 1 जनवरी 2015 को। इसी का नाम बदल के बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें अब आपके प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ लोग इंक्लूडेड हैं। किस चीज़ में? नीति आयोग में। पहले योजना आयोग 5 साल की योजनाएं बनाता और फिर उनको एनडीसी को पहुंचा देता। एनडीसी संसद के बाद सबसे बड़ा कोई निकाय या ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें पीएम, सारी कैबिनेट, सारे सीएम, इसी तरह की बातचीत थी ना। एनडीसी लास्ट स्टैंप लगाता है किसी भी प्लान जो कि सरकार चाहती है एग्जीक्यूट करना, उसके ऊपर। अगर इसकी स्टैंप ना हो तो काम बन नहीं सकता। ये कोई अलग चेहरा नहीं है। जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वही सेम एनडीसी का। कौन है इनका अध्यक्ष? पीएम। तो ये मान लो कि खास कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर पूछा जाए कि सुपर कैबिनेट किसे कहेंगे, तो एक आदमी ने सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसको दी थी? एनडीसी। इसमें जहां सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री थे, इसमें सारे कैबिनेट मंत्री थे, सारे सीएम, और सारा सिस्टम जो आपका देश चल रहा है वो सब किसके मेंबर्स थे? एनडीसी। तभी कहते हैं संसद के बाद दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई आपके देश में है तो वो एनडीसी है। दोनों का सेक्रेटरी जो आईएएस रैंक का अधिकारी है, दोनों का अध्यक्ष एक ही आदमी है। उसका भी पीएम, उसका भी पीएम, लगभग सारी चीजें सेम है। ये हमने दोनों पढ़ लिए थे। 1952 में एनडीसी अस्तित्व में आया और अभी तक चल रहा है। योजना आयोग 50 में बना था, 2015 में उसका नाम चेंज करके, थोड़ा सा उसका तरीका चेंज करके टीसी को ही हम क्या कहने लग गए? नीति आयोग। नेशनल क्या था ये? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने के लिए। इसके साथ हमने कल एक तीसरी चीज़ पढ़ी थी शायद, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए कोई आर्टिकल है? बिल्कुल। इसलिए आप कहते हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक है। और हमने पढ़ा था यूपीएससी की तरह हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगर कोई 2 स्टेट्स चाहें तो वो लिख कर एक कागज़ और इस तरह से तैयार करके किसको पहुंचा सकती हैं? संसद को। और संसद फिर ये किसको कहेगी? राष्ट्रपति को, कि इन दोनों के लिए क्या बना दो? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी नियुक्ति जितनी होंगी सब कौन करेगा? राष्ट्रपति। यूपीएससी का एक अध्यक्ष, 9 या 11 मेंबर, और एसपीएससी की सारी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। इस जॉइंट की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 या 3 राज्यों का इकट्ठा है, तो वो राज्यपाल लड़ेंगे भाई मैं नियुक्त। तो ये कहते हैं कि ठीक है, इसकी नियुक्ति भी किससे करवा दो? राष्ट्रपति से। अगर इनको टाइम से पहले हटना हो, इनका टाइम पीरियड है या तो इनकी एज 65 साल की हो जाए या इनको काम करते 6 साल। मान लीजिए किसी को हटना है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। इनको हटना है तो हाँ, ये राष्ट्रपति के पास पावर है, इनको भी हटा सकता है, इनको तो हटा ही सकता है। जो जॉइंट है ना, ये अपना सारा त्यागपत्र और सारे काम किसके थ्रू करेगा? राष्ट्रपति। क्या यूपीएससी के अध्यक्ष को टाइम से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल। ऐसा प्रोसेस जो किसके लिए था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जिस प्रक्रिया से हटेंगे, उसी प्रक्रिया से आपका यूपीएससी का चेयरमैन या बाकी सदस्य जो कि हाईली क्वालिफाइड और सारे आईएएस आईपीएस बनते हैं, इसी प्रक्रिया से हटेंगे। और सेम यही प्रोसेस सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का भी है। कल हमने शायद कंप्लीट तो नहीं किया था, कंप्लीट हो गया था ये। अच्छा देखो जरा कितना बता दिया था, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 216। ठीक है। यूपीएससी में 215 में हम लोगों ने मिसबिहेवियर तो पढ़ लिया था, है ना? ठीक है। पेज नंबर 215 पर नीचे से तीसरा पॉइंट पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा, कदाचार वाला ना। ठीक है। पेज नंबर 215 पर नीचे से तीसरा पॉइंट जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इसको हटाने की प्रक्रिया किसके जैसी होगी? जैसा कौन हटता है? सुप्रीम कोर्ट। इसको ध्यान से सुन लो, जितने बड़े लोग हैं ना, इन सबको हटाने के लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट ये काम करते हैं। ये दोनों, ये तो है ही न्यायिक, जुडिशियरी है ही ये तो सारी। इसको अगर जरूरत पड़े राष्ट्रपति तो अर्ध न्यायिक, सेमी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया सौंप देता है। तुम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करो, इनकी जांच करो, और ठीक लगे तो रिपोर्ट पहुंचा देना राष्ट्रपति को। जितनी बड़ी बड़ी सर्विसेज है ना, जो तुम आगे जितने दिन पढ़ोगे 4-5 दिन, उन सब में देखना या तो राष्ट्रपति काम सौंपता है सुप्रीम कोर्ट को, और नहीं तो फिर ये काम कौन करती है? संसद। संसद भी अर्ध न्यायिक बन जाती है जब किसी के ऊपर ब्लेम लगता है तब। देखो इसमें थर्ड लास्ट पॉइंट, अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसको टिक कर लो, यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार, इसको सर्कल लगा लो, याद रखना, सिर्फ कदाचार के आधार पर। कदाचार याद है क्या था, किसके लिए आया था? अगर राष्ट्रपति हटा था, एक बार बोर्ड पे देखो इसको, याद रखें ताकि राष्ट्रपति हटा टाइम से पहले, तो इसका सिर्फ एक लॉजिक था। क्या था? इसने किसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया? संविधान। कह लो संविधान का इसने उल्लंघन कर दिया, नहीं मानी संविधान में लिखी बातें, मर्जी चला रहा था। प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद को समझता ही नहीं था। इसका सिर्फ एक कारण है। लेकिन अगर कोई और आदमी हटता है ना, बड़े बड़े जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, या अब आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं या आगे जितनी पोस्ट पढ़ेंगे, इन सबके हटने के 2 कारण होते हैं ज्यादातर। या तो ये अक्षम है,
अक्षम का मतलब सक्षम नहीं है, भाई ये मेंटली फिजिकली कुछ गड़बड़ है कि नहीं काम कर पा रहे। और दूसरा होता है कदाचार, इनके मिसबिहेवियर के कारण। अब ये ना माने ना सुने, सिर पे से बात को टाल दें तो कहेंगे भाई कदाचार है। इन दो कारणों से हटने वाले हैं सारे बड़े बड़े लोग। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर ना अक्षमता का बात कर सकते हैं और ना कदाचार की। राष्ट्रपति को सिर्फ एक बात कहते हैं, तुमने किसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, संविधान। हर किसी को हटाने के लिए कारण अलग होता है। लगभग ज्यादातर अफसर जो बड़े रैंक पे बैठे आदमी इन दो कारणों से हटेंगे, राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन से हटेगा। तो देखो क्या बता रहे हैं, केवल कदाचार मिसबिहेवियर इस पे हटेगा यूपीएससी वाला। आगे पढ़ लो के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, टिक कर लो, बनाने वाला राष्ट्रपति, हटाने वाला राष्ट्रपति। फिर पढ़ो, कदाचार से संबंधित कोई मामला, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट लाइन, मामले की जांच करता है। जांच के बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इसके आधार पर राष्ट्रपति सदस्यों को पदमुक्त कर सकता है। इसका मतलब ये जो ये मिसबिहेवियर वाली बात है, तुम्हें क्या लगता है कौन ये कहता होगा कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है? किसको दिक्कत होती है? राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं होती। असली दिक्कत होती है पीएम और मंत्रिपरिषद को। वो किसको रिपोर्टिंग करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहता है ठीक है जांच करा लेते हैं, आपका शक ठीक भी है कि नहीं। किसको जांच के आदेश देगा? सुप्रीम कोर्ट को कहेगा आप जांच कीजिए, इसने कोई चीटिंग या कोई गड़बड़ या मेंटली फिजिकली कोई प्रॉब्लम या मिसबिहेवियर तो नहीं किया, तब ये हटेगा। ये सब करवाने वाला भी पीएम ही है, बस नाम राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति या संबंधित राज्यपाल जांच प्रक्रिया के दौरान आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को सस्पेंड कर सकते हैं। जब इनके ऊपर ब्लेम लग गया, ब्लेम किसने लगाया? छिपे हुए काम कौन कर रहा है? पीएम। लेकिन पीएम सामने नहीं आया, इसने किसको खबर कर दी? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कहेगा ठीक है मैं चेक कराता हूँ, भाई इतना बड़ा आदमी है, गलत कर भी रहा है कि नहीं। वो किसको आदेश देगा? सुप्रीम कोर्ट को, कि आप एक जांच प्रक्रिया चलाओ, भाई ये यूपीएससी वाले ने गड़बड़ की है कि नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देखेगा, रिपोर्ट्स पढ़ेगा, सारे जितने उसके पास अपने फेवर में कुछ ना कुछ होगा ना, वो सब मंगवा के फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा मान लीजिए कि हाँ इसने कदाचार दिखाया, तब राष्ट्रपति इसको पद से हटा देगा। अगर ये रिपोर्ट झूठी निकली तो राष्ट्रपति नहीं हटाएगा। इस रिपोर्ट को आने में मान लो 2 महीने लग गए, तो हो सकता है इन 2 महीनों के लिए इनको क्या कर दिया जाए? सस्पेंड। सस्पेंड करने के बाद अगर इस पे ब्लेम झूठा निकला तो वापस बहाल कर दिया जाएगा, और सच्चा निकला तो हटा दिया जाएगा। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट, आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति बिना न्यायालय के जांच प्रतिवेदन से पदमुक्त कर सकता है। अभी हमने पढ़ा कि कब इसको हटाएगा? जब क्या पूरी हो जाएगी? जांच। लेकिन जांच से पहले हटा देगा। अगर ये दिवालिया है, कहीं और नौकरी करने लग गया, तो पहले हटा देगा, जांच की जरूरत ही नहीं है। अगले पेज पर देखो, पहला, वो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दिवालिया पता है ना सबको, क्या होता है दिवालिया? जिसके पास ना घर हो ना पैसे, कुछ ना बचे, कहते हैं दिवालिया हो गया। दिवालिया आदमी, इसको समझ लेना, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है। इसको बनाने वाला राष्ट्रपति, इसको हटाने वाला राष्ट्रपति, लेकिन बनाने में भी मेन योगदान पीएम का था और हटाने में भी मर्जी पीएम की है। पीएम राष्ट्रपति को कहेगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को कहेगा क्या करो इसके लिए? जांच। जांच बिना किए भी हटा देगा अगर कुछ कंडीशंस हुई जो तुम पढ़ रहे हो। ये क्या हो जाए? पहले ही दिवालिया। अगला टिक कर लो, किसी अन्य सवेतन रोजगार में लगता है, कहीं और बढ़िया नौकरी कर रहा है जिसमें कि लाखों रुपए कमा रहा है, तो जांच की जरूरत नहीं, पहले ही हटा दो। नेक्स्ट, तीसरा, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शिथिलता, वही मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब्ड है, इसके कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, या लाभ के लिए सरकार से इसने कोई करार कर लिया। यानी 2 बातें थी ना, एक तो किस चीज के बेस पे हटता था ये? एक तो अक्षमता और एक कदाचार। कदाचार की तो जांच करनी पड़ेगी, लेकिन अक्षमता तो दिख सकती है, भाई फिजिकली मेंटली ठीक नहीं है, तो जांच की जरूरत नहीं है, हटा दो। पहले लग रहा है दिवालिया हो गया, कुछ नहीं बचा, तब हटा दो। किसी और नौकरी पे बढ़िया पे जाके बैठ गया और यूपीएससी का भी अध्यक्ष बन के बैठा है, तो हटा दो। ऐसी कंडीशन में क्या नहीं करानी पड़ेगी? जांच। जांच बिना कराए ही इसको आप हटा सकते हैं। ये कदाचार की जांच करानी पड़ती है, क्योंकि बिहेवियर तो देखना पड़ेगा ना, ठीक था कि गलत था। अगले पॉइंट पर आ जाओ। अनुच्छेद 318 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल संबंधित आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों को निर्धारित कर सकता है। सदस्यों की संख्या कंफर्म है या बदल सकती है? कितने हैं यूपीएससी में? अभी कितने हैं जो राष्ट्रपति ने कह रखे हैं बनेंगे? 1 अध्यक्ष, 9 और 11 सदस्य। क्या हर एक स्टेट में ये कंफर्म कर रखा है कि कितने होंगे? ये हर स्टेट में नहीं है, वो डिपेंड करता है कितनी जरूरत, उसके अनुसार बना देंगे, राष्ट्रपति डिसाइड करता है। इसके बाद अगला पॉइंट कर लो, लोक सेवा आयोग का सदस्य, बीच में लिखा है लोक सेवा आयोग का सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। क्या एक बार यूपीएससी का हेड अगर रिटायर हो जाए तो वापस से यूपीएससी का हेड बन जाएगा? नहीं, फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट भी टिक करना, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद ना दोबारा अध्यक्ष बनेगा और ना ही किसी लाभ के पद पर, मतलब सैलरी वाली जॉब करेगा। अगला पॉइंट टिक कर लो, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, ये थोड़ा काम का है। तुम्हें हाई कोर्ट का टॉपिक याद है? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद क्या कहीं नौकरी कर सकते थे? सुप्रीम कोर्ट वाले कहीं इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि सब इसके नीचे हैं, ये सबसे बड़ा है। अगर इसकी टक्कर का कोई होता चले जाते, है ही नहीं। हाई कोर्ट वाले किसी एक हाई कोर्ट से रिटायर हुए, मान लो दिल्ली से रिटायर हुआ, तो वो इसमें नौकरी नहीं करेगा। किस एज में रिटायर होता है? 62 ना। ये चाहे तो अदर हाई कोर्ट्स, कितने हाई कोर्ट बच गए? 24। टोटल कितने हैं? 25। 24 में ये नौकरी कर सकता है। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर सकता है। ये बराबरी के हैं और ये ऊंचा है। आप जिस पोस्ट से हटते हो, आपको या तो उसकी बराबरी की पोस्ट पे काम करना चाहिए या उससे बड़ी पोस्ट पर।
सुप्रीम कोर्ट की ना कोई बराबरी पर और ना कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद आप किसी आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका मुखिया हमेशा 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 सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज ही बन सकता है, कोई और इसका मुखिया बन ही नहीं सकता। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट से हटने वाले जज के सामने ऑप्शन होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गया तो घर छुट्टी बनाइए, या फिर किसी आयोग के अध्यक्ष कहने पे आप बन सकते हैं। इस आयोग में आज तक जितने बने हैं, 8 या 9 बन चुके हैं, उनमें से आज तक जितने हैं सारे के सारे रिटायर्ड जज या रिटायर्ड जस्टिस बने हैं। कहां से रिटायर्ड होते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड। तो अपनी बराबरी का काम करना, ये सेम बात यूपीएससी के लिए भी है। अगर आप यूपीएससी से हट रहे हैं तो आपको या तो कोई बराबरी का काम करना है या फिर नीचे का काम बिल्कुल नहीं करना, या तो अपने से ऊपर या बराबरी का। अब यूपीएससी से ऊपर तो कोई है ही नहीं भाई, एसपीएससी से ऊपर तो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे ऊपर क्या है? यूपीएससी। आप अगर इससे हट गए तो आपको यूपीएससी में हो सकता है बुला ले, वो अच्छी बात है। आप अपने यहाँ से हटके, मान लीजिए हरियाणा एसपीएससी में से कोई हटा, उसको बंगाल एसपीएससी अगर बुलाता है, कोई मान लीजिए काम का बर्डन आ गया, भाई 2 महीने के लिए हमें काम चाहिए, तो आप एक्सपीरियंस है, आप आ जाइए, उस कंडीशन में वो जा सकता है। ये 5-6 साल के लिए नहीं बुलाते, 2 महीने 4 महीने। तुम्हें मैंने कुछ जज बताए थे, अगर तुम्हें याद हो, एडहॉक और एडिशनल, याद है ये जजेस? रिटायर्ड जजेस ही बनते थे ना एडहॉक वाले, और रिटायर्ड ही बनते थे एडिशनल। ऐसे ही कभी कभी रिटायरमेंट के बाद काम के लिए अगर कोई आपको बुलाए तो आप जहां से आप रिटायर हुए हैं वहां नहीं जाएंगे, आप उसकी टक्कर में किसी और में या उससे ऊपर वाले में जा सकते हैं। ये सेम बात है हाईकोर्ट जैसी, कोई अंतर नहीं है। इस पॉइंट को पढ़ के देखो, आसान दिखेगा। जैसे किसी को मान लीजिए पैरालाइज्ड हो गया कोई, उसका बस सर ठीक है, बाकी पूरी बॉडी पैरालाइज, कैसे काम करेगा? उसके ऊपर हम ये रिलाई नहीं कर सकते ना। देखो, 2 बहुत बड़ी चीजें आपके देश में, एक तो जजेस जो किसी की जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं, और एक यूपीएससी के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपीएससी आपके पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाला ही यूपीएससी है। आप सब जानते हैं आपके मंत्री अनपढ़ अंगूठा छाप बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे किसका साथ है। इस पूरी ब्यूरोक्रेसी का जितने बड़े डिसीजन है वो असली में कौन लेते हैं? आईएएस, यही तो उनके सेक्रेटरी हैं। अगर मान लीजिए इनको बनाने वाले ही ठीक से नहीं काम करेंगे तो देश का तो सारा भट्टा नीचे बैठ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आपका देश जो टिका है ना, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे टिका है। 2 तरह के काम करने वाले आदमी होते हैं। एक को आप कहते हैं जी हमारे मंत्री हैं, कितने साल के लिए आए? 5 साल। एक होते हैं असली काम करने वाले, जैसे डीसी है या एसपी है, ये असली काम करते हैं। ये 40-40 साल तक अपने एरिया में अपनी ड्यूटी देते रहते हैं, क्योंकि इनका एक कैडर जो मिल गया वही चलेगा ना। ये परमानेंट है, इनके बेस पे चलता है आपका सारा सिस्टम। अगर इनको गलत तरीके से लगाने लग गए या इनमें नहीं ध्यान देंगे कि ये कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना क्विक डिसीजन लेते हैं, कितना राइट डिसीजन लेते हैं, तो आपको तो सब कुछ, पूरा देश ही डूब जाएगा। इसीलिए इनको बनाने वाले, जो इनको पहुंचाने वाला यूपीएससी है, इसके मेंबर्स का भी मेंटली और फिजिकली फिट होना बेहद जरूरी है। इस कारण से ब्लाइंड तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लाइंड तो आईएएस बनते हैं, बहुत ब्लाइंड लोग बन जाते हैं। देखो, अक्षमता ना कई तरह की होती है। जैसे कुछ होते हैं जो फिजिकली फिट नहीं है लेकिन उनका फर्क नहीं पड़ता। कोई मान लीजिए पार्शियल ब्लाइंड है, किसी को कम दिखाई देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन जाएगा। कितनी बार देखा नहीं, ब्लाइंड लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं, वो मेंटली फिट होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है आप मेंटली फिट हो और फिजिकली आप ऐसे फिट हो कि आप रोज जा सकें। आप कोई पैरालाइज्ड है, किसी का शरीर काम नहीं करता, तो कैसे जज की कुर्सी पे जाके बैठेगा, कैसे काम करेगा? आईएएस बन सकता है ब्लाइंड, क्योंकि उसमें दिमाग का काम है। लेकिन कोई भी अगर इस तरह की फिजिकल दिक्कत है कि जिसमें रोज चला नहीं जा सकता, या एक वो लड़की नहीं थी ईरा सिंघल, 2000 मेरे ख्याल 13 की, पता नहीं 15 की टॉपर जो लड़की थी, ईरा सिंघल, उसकी हाइट 4 फुट कुछ इंच थी, उसकी पूरी बैक में प्रॉब्लम थी, उसकी पूरे शरीर में प्रॉब्लम थी। नंबर 1 फर्स्ट रैंक था उस लड़की का, फिजिकली चैलेंज मान लीजिए उसको, लेकिन उसका दिमाग तो बहुत तेज था ना। फिजिकल जो गड़बड़ है ना आंख की या शरीर की, ये उतनी मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर पैरालाइज है और इस तरह की दिक्कतें, तब दिक्कत है, फिर कैसे जाएगा काम करने? चलो आगे पढ़ें। तो देखो क्या कह रहे हैं ये, कैसे इसको पदमुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। किसको दोबारा से नहीं करनी नौकरी भाई? यूपीएससी के अध्यक्ष को। क्यों नहीं करनी भाई? वहां तो करेगा नहीं, रिटायर हो गया, उसकी बराबरी का कोई है नहीं, बाकी सब उसके नीचे है। अगर एसपीएससी से हटा तो यूपीएससी में चला जाएगा बराबरी पे। इसके बाद आ जाओ इसके काम। इसके काम देखो पेज 216 पर नीचे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। इसमें पहला पॉइंट टिक कर लो, संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा। इनका सबसे बड़ा काम है। सेकंड टिक करना, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करें वो किसी विशेष सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना बनाने, उसे लागू करने में राज्यों की सहायता करे, तो यूपीएससी ऐसी सहायता करता है। क्या कोई स्टेट ये कह सकता है कि आप ही मेरे एग्जाम ले लो? कर सकता है ना ऐसा? अगर चाहे तो क्या बनवा लें, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट पब्लिक में और एसपीएससी का काम यूपीएससी का करने में बात अलग अलग है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं? राज्य। इसने अपना बनाया ही नहीं। कोई एक स्टेट, मान लीजिए सिक्किम है, सिक्किम कहता है मेरे यहाँ तो थोड़े से अफसर चाहिए, अब मैं क्या उसके लिए एसपीएससी बनाऊं, नियुक्ति करूं और 10 तरह की दिक्कतें, मेरा सारा काम को किसी और को, वो यूपीएससी को कहता है। तो सिक्किम के लिए जो यूपीएससी काम करेगा ना, ये इसको अगर कहेगा कि आप मेरे लिए काम कर दीजिए, तो राष्ट्रपति के थ्रू ये परमिशन लेके और इसके लिए काम कर देगा। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के लोगों से बनेगा। यूपीएससी एसपीएससी का अगर काम करता है तो इसमें स्टेट का कोई योगदान नहीं है। वो हो सकता है कुछ पेमेंट कर दे अपने इंटरव्यूज वगैरह के लिए, बाकी यूपीएससी अगर करेगा तो सारे डिसीजन उसके चलेंगे। ज्वाइंट में सारे डिसीजन राज्य के चलेंगे। ये टिक कर लो, राज्यों की सहायता करे तो ऐसा कर सकता है। अगले पॉइंट सिर्फ रीडिंग के हैं, इनको रीड करोगे तो समझ में आ जाएंगे। 217 पेज पे आ जाओ, बहुत बेसिक सी बातें हैं बाकी सारे पॉइंट्स में। 217 पर
इसमें देखो नीचे पॉइंट टिक करना, संसद या राज्य विधानमंडल, इसको टिक कर लो। संसद या राज्य विधानमंडल को ये शक्ति प्रदत्त है कि वो यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग, एक बार इनकी तरह देखो जरा कौन गड़बड़ कर, निकालो इनको, अंडरलाइन कर लो। संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त काम सौंपने के लिए उपबंध कर सकती है। तो एक्स्ट्रा काम कौन देगी? एक्स्ट्रा काम कौन देगा? मर्जी से मिलेगा या संसद? एक्चुअली क्या होता है, किसी भी राज्य में, जैसे किसी राज्य ने कहा, मान लीजिए हरियाणा कहता है जी हम नहीं कर सकते, बहुत भ्रष्टाचार है, पैसा चलता है, गड़बड़ करते हैं, तो यहाँ की विधानसभा में एक लिखित कागज तैयार करेंगे, संसद के पास जाएगा कि जी हरियाणा इस काम को नहीं कर सकता, बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ियां हैं। यहाँ से संसद के पास गया, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, और फाइनली कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यूपीएससी को कह देगा कि इस राज्य की कंडीशंस ठीक नहीं है, यहाँ काम ढंग से नहीं हो सकता, आप ही इसके एग्जाम ले लो। तो कहने के लिए ये पावर किसने दे रखी है? राष्ट्रपति ने। आप सब जानते हो राष्ट्रपति जब भी काम करेगा तो किसकी मर्जी से करेगा? पीएम। तो साफ बात यह है कि पीएम की मर्जी चलती है जेपीएससी बनाने में भी और किसी स्टेट लेवल का काम यूपीएससी से करवाने में भी। अगला टिक कर लेना, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह भी कर्तव्य है कि वो प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे, अगर राज्य में है तो राज्यपाल को सौंपे। और लास्ट टिक कर लो, आयोग के व्यय भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि बताई थी, कंसोलिडेटेड फंड। क्या होता है ये? आप जितना टैक्स भरते हैं, जितना फाइन भरते हैं, ये सरकार के एक निधि, एक अमाउंट एक खाते में चला जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? कंसोलिडेटेड फंड। इसी को हिंदी में क्या कह देते हैं हम? संचित निधि। संचित निधि से सरकार सारे खर्चे करती है, लेकिन अगर किसी की सैलरी के लिए लिखा जाए कि ये संचित निधि पर भारित व्यय है, ये दो शब्द बहुत बड़े भार डाल देते हैं। वैसे तो सारा ही कुछ संचित निधि से है, लेकिन अगर कहें भारित व्यय, इसका मतलब है जिसकी सैलरी संचित निधि पर भारित व्यय है, इस पे आप कभी भी डिबेट नहीं करेंगे, आप कभी डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको ये सैलरी पे करनी है, मतलब करनी है। इसमें ये नहीं कहेंगे नहीं जी देश में दिक्कत है, इनकी सैलरी घटा दो, आप ये नहीं कर सकते। भारित व्यय पे ना कोई डिबेट चलेगा। डिबेट कहाँ की जाती है? या तो संसद में या विधानसभा में। इन दोनों को पावर नहीं दी। अगर क्या लिख दिया, इनकी सैलरी भारित व्यय है, अगर लिखा है संचित निधि से दी जाती है सैलरी, तो ये डिबेट भी करेंगे, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर लिखा है संचित निधि पर भारित व्यय है, तो ना डिबेट होगी ना डिस्कशन, बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ ये लिख लो, जहाँ लिखा है ना भारित व्यय, यहाँ लिख लो इनकी सैलरी पर ना कोई डिबेट, ना कोई बहस और ना ही कोई डिस्कशन हो सकता संसद या विधानमंडल में। ये लिखित में है ये बात। कुछ लोगों की सैलरी है, बस सबकी नहीं है भारित व्यय। सरकार के सारे खर्चे इसी से निकलते हैं। इनकी सैलरी पर ना कोई डिस्कशन ना कोई डिबेट, जहां क्या शब्द लिखा मिल जाए? भारित व्यय। बाकी खर्चे कहां से करती है सरकार? सारे हाँ संचित निधि से। चलो इसके बाद अगली हेडिंग पर आ जाओ, अगले टॉपिक पर, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये जो सारी भाग दौड़ और जितना है ये सब किस लिए है? देश में सारे सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपके देश की वित्तीय हालत कैसी है? क्या आपके वित्त के लिए कोई आयोग है? इसे कहते हैं फाइनेंस कमीशन। इसको ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किताब से तब समझ में आएगा जब पहले बोर्ड पे इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। फाइनेंस कमीशन आपके देश में 1951 से काम कर रहा है। इसका मतलब जब आपका संविधान लागू हुआ तब ये कमीशन एग्जिस्ट करता था। का मतलब ये था कि हम बनाएंगे। आपकी उस किताब में जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 280 में मेंशन था इस किताब में कि हर स्टेट को और पूरे देश को अपने पैसे का बंटवारा कैसे क्या करना है इसके ऊपर डिबेट करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा। इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो ये देगा ये 5 साल तक चलेगी, देश में भी और राज्य में भी। जैसे ही आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया और आपके देश में इलेक्शन हुआ 1951 में, जिसका रिजल्ट 1952 में आया, तो सरकार एग्जिस्टेंस में आ गई 1952 से। ये सरकार चुनी हुई सरकार थी। काम आपकी सरकार 47 से कर रही थी, पीएम आपके 47 से थे। उसके बाद लेकिन एक होता है हक मिल गया, अब मुझे लोगों ने चुन के भेज दिया। पहले तो मैं वैसे ही नेहरू काम कर रहे थे, अब उन्होंने सारी चीजों को प्लान तरीके से किया और इसीलिए अब उन्होंने फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कर दी। इस फाइनेंस कमीशन ने इनको रिकमेंडेशन दी कि टोटल पैसा कितना कलेक्ट होगा। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आते हैं, ये बहुत कम है, ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ। इस 100 करोड़ में केंद्र का भी हक है और राज्य का भी, क्योंकि भारत है, कैसा देश है भारत? राज्यों का संघ है। राज्य अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, केंद्र भी पैसा कलेक्ट करता है। कुछ टैक्स राज्य इकट्ठे करते हैं, कुछ केंद्र, कुछ का बंटवारा करते हैं, कुछ अपने अपने इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों ने जितना पैसा इकट्ठा किया, मान लीजिए केंद्र ने, इस पैसे को क्या सारे को केंद्र अकेला खा ले या केंद्र इसका बंटवारा भी करे? तो केंद्र इसका बंटवारा करेगा। कैसे बंटवारा करे? केंद्र एक है अकेला, और आपके देश में आज की कंडीशन कहूं तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। खर्चे तो सबके हैं। अब ये यूटी के तो सारे खर्चे केंद्र ही देखेगा, क्योंकि वहां तो काम होता नहीं है। ये 28 कहते हैं हम भी बहुत हद तक अपने देश के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कैसे? जब भी कोई आपदा आती है तो उस राज्य की सारे सिस्टम ठप पड़ जाते हैं। अभी तुम्हारे सामने देखा था कितने लैंडस्लाइड और कितना बुरा हाल हुआ हिमाचल में, उत्तराखंड में, देखा होगा ना सब लोगों ने। ऐसी कंडीशन बहुत पहले 2013 में भी आई थी। केदारनाथ पे उस टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया था, सारा सिस्टम बैठ गया था। उनको दोबारा से सारे सोचो रोड्स बनाने पड़े, इंफ्रा पूरा तैयार करना पड़ा, बिजली का काम करना पड़ा। एक एक चीज खत्म होने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन इसको दोबारा बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। उन करोड़ों रुपयों को वो राज्य कहता है मैं कहां से लाऊं, मेरा तो सारा सिस्टम ही बैठ गया। अगर किसी राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई तो उसके गाँव के गाँव उजड़ जाते हैं, सब कुछ खत्म। अब उसका जो रेवेन्यू आना था, जो उसको टैक्स मिलना था, वो नहीं मिला। लोग कहेंगे सब कुछ खत्म, हम कहां से टैक्स भरें? उस कंडीशन में राज्य खोखला है, तो राज्य किसकी तरफ देखेगा? भाई मेरी जिम्मेदारी केंद्र की है ना। बच्चे कोई भी गड़बड़ होने पे किसकी तरफ देखते हैं? माँ बाप की तरफ
तरफ राज्यों के माँ बाप की तरह केंद्र बैठा है। तो जहां दिक्कत आई ना, वो तुरंत हाथ खड़े कर देगा और कहेगा सर आप देख लीजिए, आप संभालिए। चाहे वो उड़ीसा की बाढ़ हो, चाहे वो तमिलनाडु के तट पे भयंकर तूफान हो, चाहे वो कहीं केदारनाथ हो या उत्तराखंड हो, ये सब फाइनली परेशान होते हैं किसकी तरफ नजर कर लेते हैं? केंद्र। तो केंद्र तो भैया माँ बाप की तरह सबका ध्यान रखेगा, इसलिए केंद्र कहता है मुझे तो पैसा रखना ही पड़ेगा, चाहे मेरा कोई अपना वैसा खर्चा नहीं है, लेकिन मुझे सबका ध्यान भी तो रखना है। ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसको राज्य थोड़ी पैसा देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्य थोड़ी पैसा देता है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को राज्य पैसा नहीं देता। ये तो निकले और ये भूले। राज्य कहता है मैं क्यों दूं? किसी हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजेस हैं, 160 जजेस हर महीने की तनख्वाह ले रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, यानी यूपी से। लेकिन जब ये रिटायर होंगे ना, तो यूपी कहेगा मैं क्यों दूं, मैंने मेरे यहाँ तो 4 साल काम किया, 3 साल में जिंदगी भर क्यों इसका खर्चा उठाऊं? उस कंडीशन में इनका खर्चा कौन उठाएगा? केंद्र। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राज्यों के लिए काम करते हैं, लेकिन राज्य सिर्फ तब तक तनख्वाह देते हैं जब तक इनके यहाँ काम कर रहे हैं, पेंशन नहीं देते। उस कंडीशन में सारा खर्चा किसके सिर पे आ गया? इसलिए केंद्र कहता है मुझे तो पैसे रखने ही रखने पड़ेंगे। अब 100 करोड़ का एग्जाम्पल है, तो केंद्र ने सोचा मैं कितने रुपए रखूं? अब मैं 90 रखूं, 99 रखूं, 50 रखूं, 40? इसमें तुम्हें पता है इतने पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। तो इसलिए फाइनेंस कमीशन बनाया गया और फाइनेंस कमीशन ने सब चीजों को देखा, परखा, जाना। इसमें 5 आदमी हैं, एक इसका अध्यक्ष है और 4 इसके अन्य सदस्य हैं। एक आदमी वो है जिसको सोसाइटी की बहुत नॉलेज है, इसे कहते हैं सार्वजनिक अनुभव, यानी सोसाइटी की बहुत ज्यादा समझ होना। ये कंडीशन है, अगर आपको फाइनेंस कमीशन का हेड बनना है तो आपको सोशल नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर हाई कोर्ट का जज बनने की लायकियत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का जज बनने की लायकियत तुम्हें याद है? 10 साल तक या तो आपने कहीं वकील के रूप में काम किया हो, या आप 10 साल तक कहीं न्यायिक काम से एसडीएम टाइप की पोस्ट पे जुड़े रहे हो। ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तीसरा, उसको फाइनेंस की पूरी समझ हो, इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान हो, बैंक से जुड़े डिसीजन वो ले सकता हो। जो इतने पढ़े लिखे होते हैं ना, उन लोगों को फाइनेंस कमीशन में पहुंचने का अधिकार है। फाइनेंस कमीशन पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समझता है, पढ़ता है, जानता है, और फिर कई साल तक काम करके फाइनली अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी रिपोर्ट 2-3 साल लगते हैं इसको बनाने में, और फिर आपकी सरकार जब इसकी रिपोर्ट आ जाती है तो आपके यहाँ जो सेशन स्टार्ट होता है ना, वो 1 अप्रैल से माना जाता है। तो 1 अप्रैल से इसकी रिकमेंडेशन अगले 5 साल बाद 31 मार्च तक मानी जाती है। आज तुम 2021 में बैठे हो, अब जो तुम्हारे यहाँ रिकमेंडेशन चल रही है ना, वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2025 तक चलेंगी। NK सिन्हा, नगेंद्र कुमार सिन्हा, ये उनका नाम है, जिनकी दी हुई रिकमेंडेशंस फिलहाल में चल रही हैं, और ये 15वां फाइनेंस कमीशन था आज़ादी के बाद से। तो हर सरकार फाइनेंस कमीशन जरूर बनाती है। वैसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं कि सलाह देता है, बस इसकी सारी बातें सलाहकारी हैं। ये सिर्फ आपको सजेशन देगा सरकार को, ये बाध्यकारी नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है कि आप इसकी बातों को माने। लेकिन 99.9% केसेस में इसकी बात सरकार मानती है, क्योंकि सरकार जानती है कि हमें उतनी नॉलेज नहीं है। इन लोगों की नॉलेज का लेवल देखो ना, आप इनको देखो कितना सब कुछ पता है, इनको सोशल समझ है, इनको फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, और सारे कागज किस तरह से पैसा आता है जाता है, सब कुछ पता है। तो फाइनेंस कमीशन एक इंपॉर्टेंट कमीशन है और सरकार इसकी लगभग सारी बातों को एज इट इज फॉलो कर लेती है। एक बार बन गया तो रिकमेंडेशन कितने साल चलेंगी? 5 साल। अब 25 में जब तुम्हारा ये खत्म होगा ना, इसकी रिकमेंडेशन 2025 में, उससे पहले देखना 2023 में ही, 23 का एंड आते आते आपके सामने 2 साल के अंदर एक नया कमीशन बना देंगे। उसे कहेंगे ये भारत का अगला फाइनेंस कमीशन, और इसका मुखिया सार्वजनिक, जिसका अनुभव हो अच्छा सोसाइटी का, उसको बाकी सारी क्वालिफिकेशन। फिर ये 2024 में पूरे सोसाइटी को एनालाइज करेगा, और 2025 में जब 31 मार्च को इसकी पुराने वाले की रिपोर्ट खत्म होगी, तब फिर इसकी रिकमेंडेशन को लागू कर दिया जाएगा। तो आप ये देखो कितने पढ़े लिखे ज्ञाता टाइप के लोग किस कमीशन में जाते हैं। फाइनेंस कमीशन में आज तक कोई अनपढ़ नहीं गया, सारे पढ़े लिखे काबिल लोग ही फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनते हैं। कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है? 280। तो क्या ये संवैधानिक है? बिल्कुल है। अब देखो किताब पेज 1, ये 220 पर है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। पहला पॉइंट टिक करना, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किताब में लिखा है तो है ही। अनुच्छेद 280 टिक कर लो, 280। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाओ। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें साल वित्तीय मामलों पर सलाह देने के लिए, पैसों के मामलों पर इसकी सलाह क्यों इंपॉर्टेंट मानी जाती है? क्योंकि इसमें सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल हैं। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 280 के तहत प्रावधान है कि वित्त आयोग, अंडरलाइन कर लो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। यूपीएससी वालों की हो सकती है? नहीं, वो नहीं हो सकती। किसकी हो सकती है नियुक्ति? SPSC वालों की, या तो दूसरे स्टेट में कहीं पर, या फिर यूपीएससी। इनकी तो बहुत लोगों की हो सकती है। नेक्स्ट टिक करना, 280 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है। टिक कर लो, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करे। कितनी अजीब बात है आपके देश में, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी योग्यताएं निर्धारित करने का हक किसको दे रखा है? जिनकी खुद की योग्यता का कोई पैरामीटर है क्या? कोई पैरा कहीं लिखा ही नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं लिखी गई। किन लोगों की? जो संसद में जाके बैठेंगे और कहा ये डिसाइड करेंगे कि फाइनेंस कमीशन में आने वाले लोगों की शैक्षिक योग्यता कैसी होगी। अजीब है ये कि जिनकी अपनी योग्यता का कोई पैरामीटर नहीं है, वो फाइनेंस कमीशन की योग्यता का निर्धारण करेंगे। तुम्हें क्या लगता है सच में ये इस काबिल होंगे? ये किस बेसिस पे कर लेते हैं? क्योंकि इनके पीछे काम करने वाले कौन खड़े हैं? सचिव। और सचिव किस रैंक के लोग हैं? IAS। तो जब कहें ना सांसद निश्चित करेंगे, तो समझ जाना इनको तो खुद कुछ नहीं आता आदों को, इनका सारा काम IAS रैंक के अफसर करते हैं। और जो ये वित्त आयोग है ना, इसमें भी सारे बड़े और पढ़े लिखे आदमी आते हैं। ये टिक कर लो, सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करें। इसकी योग्यताएं पढ़ लो। पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, अध्यक्ष
सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। पब्लिक अफेयर्स, दुनिया में देश में क्या चल रहा है। अन्य 4 के लिए पहला पढ़ना, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश, टिक कर लो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे लेखा और वित्त मामले, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सब कुछ की अकल हो, समझ हो, पैसे की। थर्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। प्रशासन का अनुभव किसको मिलेगा, किस रैंक के आदमी को, आईएएस रैंक के आदमी को, उसी को। और ये फाइनेंस की अकल जो आईएफ, ये ना फाइनेंस वाली सर्विसेज में इनको अकल होती है। नेक्स्ट करना, ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स का या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, तो जिसने प्रशासन संभाला हो, जिसने पैसों का काम धाम संभाला हो, जिसने सोसाइटी में चीजें देखी हो, जिसने ऑडिट और इन सब में काम किया हो, वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। अगली हेडिंग पे आ जाओ, इसके कार्य और शक्तियां बताओ। सबसे बड़ा काम क्या है इसका? इसका काम है पैसे का बंटवारा कैसे करो। ये किसको बताता है, किसको बताता है ये? केंद्र सरकार को। पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? टैक्स और फाइन। उस टैक्स को तुम कितना अपने पास रखो। अभी प्रेजेंट का स्ट्रक्चर सुन लो, जो बहुत फ्लोटेशन में रहा पिछले 15 सालों में। पहले था 65-35, इससे पहले था 70 और 30, और उस बीच में एक बार हुआ था 68 और 32। इस तरह से चेक किया, ये ज्यादा पैसे केंद्र को रखने हैं और ये किसको देने हैं? राज्य को। राज्य को इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं, केंद्र ज्यादा क्यों रख रहा है? क्योंकि राज्य तो तुरंत कह देगा जी मेरे यहाँ बाढ़ आ गई, मैं क्या करूँ, आप करो सारा काम। तो इसको तो सबका काम देखना है ना, इसलिए बड़ा हिस्सा ये रखता है। ये फाइनेंस कमीशन बताता है। इसमें टिक कर लो पहला पॉइंट, भारत की संचित निधि में से कौन सा आर्टिकल संचित निधि का है? कंसोलिडेटेड फंड का 2 आर्टिकल है सरकार के पैसों के, एक 266 और एक 267। ये है कंसोलिडेटेड फंड, ये है कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड में क्या होता है? सारे खर्चे, और कंटिजेंसी क्या है? अचानक वाले खर्चे, एकदम से पैसा चाहिए। यहाँ लिख लो 266 आर्टिकल, इसको कहते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। और इससे अगले वाले का नाम है आकस्मिक, अचानक से पैसा चाहिए, आकस्मिक। कंटिजेंसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, आकस्मिक निधि को कंटिजेंसी। एकदम से मान लो कोई दिक्कत आ गई, कल ही पैसा चाहिए, तो फिर कंसोलिडेटेड से नहीं निकलेगा, कंटिजेंसी से निकलेगा। चलो पहला पॉइंट टिक करना, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान, इसके बारे में परामर्श देना। अगले पेज पे आ जाओ, पहला पॉइंट काम का है, इसको टिक कर लो। संघ और राज्यों के बीच करों से प्राप्त शुद्ध आय के विभाजन के बारे में परामर्श देना, यानी जो टैक्स आए हैं यूनियन और स्टेट, उसको डिवाइड कैसे करना है। जो मैंने बताया 68-32 किया, कभी कभी 70-30, कभी 65 और 35। ये मर्जी किसकी है? फाइनेंस कमीशन। लेकिन एक चीज और कही इन लोगों ने कि फाइनेंस कमीशन की बातों को हम मर्जी है माने ना माने, कैसी नहीं है? बाध्यकारी। फिर कैसी है ये? सलाहकारी। यानी मंत्री परिषद कहती है हमारा मन किया तो मानेंगे, नहीं मन किया नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखो, ये पॉइंट काम का था ऊपर वाला। वित्त आयोग की शक्तियों पे आ जाओ, तीसरा पॉइंट टिक करना, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। नीचे टेबल पे आ जाओ, भारत के वित्त आयोग का एक टेबल है, पहला टिक करना। 1951 में बना था पहला वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। क्या इन्होंने 52 से 57 तक काम किया था क्या? नहीं, काम ये करते हैं 1-2 साल। इनकी रिकमेंडेशन कितने साल चलती है? 5 साल। क्या एनके सिन्हा अभी काम कर रहे हैं क्या? नहीं, काम करके उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी, रिपोर्ट को हमने फॉलो कर लिया। लास्ट टिक करो 15वां, ये नवंबर 2017 में बना था, 15वां, बीच के मत देखना, कोई नहीं पूछेगा। ये नवंबर 2017, एनके सिन्हा, नगेंद्र कुमार सिन्हा इनका नाम था। 2020 से 25, क्या ये प्रेजेंट में काम कर रहे हैं? रिपोर्ट सौंप चुके हैं, इन्होंने दे दी रिपोर्ट। इन्होंने रिपोर्ट कब दे दी होगी? 2020 में, तभी तो लागू हुई होगी। अगला टिक कर लो, अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग पे आ जाओ, नीचे टिक करो। इसमें भारत सरकार ने नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया, अध्यक्ष एनके सिन्हा। इसके बाद सिंह और सिन्हा एक ही है। 15वें वित्त आयोग के सदस्य टिक करना, शक्तिकांत दास। तुम्हें पता है ये आदमी इसका मेंबर नहीं है अब। कौन था शक्तिकांत दास? अब क्या है ये? आरबीआई के गवर्नर। लिख लो इसके पास, ये बस कुछ टाइम रहे थे यहाँ, लिखो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर। कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये? 25वें, ये लिख लेना। आरबीआई के 25th गवर्नर हैं ये, 25वें। पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का? आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर। आरबीआई बना कब था? अंग्रेजों के टाइम में, 1935 में। तो गवर्नर भी एक अंग्रेज था, ऑसबॉर्न स्मिथ। पहला कौन था गवर्नर? ऑसबॉर्न स्मिथ। कहीं भी लिख लो ये बात, ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास। पहले शक्तिकांत दास किसमें रहे हैं? फाइनेंस कमीशन में, लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। यहाँ जल्दी से ऊपर लिख लो आरबीआई, तुम हेडिंग डाल दो, 2-4 पॉइंट लिखो फटाफट। लिखो आरबीआई, इसी पेज पे ऊपर आरबीआई। फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर 1935 लिख लेना। फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट, और 25th गवर्नर शक्तिकांत दास। ये ऑसबॉर्न स्मिथ तो विदेशी था। तुम्हारे देश का पहला कौन बना था गवर्नर? फर्स्ट इंडियन इसका गवर्नर आरबीआई का, इसका नाम था सी.डी. देशमुख। लिख लो, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, सी.डी. देशमुख। ऑसबॉर्न विदेशी है, आपके देश का बना सी.डी. देशमुख। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख पूरा नाम, वैसे सी.डी. फेमस है, पर इनकेस ना आए सी.डी. तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, सी.डी. देशमुख। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। वैसे गवर्नर ऑसबॉर्न, प्रेजेंट के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो पहले फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर रहे हैं।
ठीक है, तो 3 गवर्नर हमें याद रखने हैं। चलो वापस आ जाओ। अब इसके मेंबर्स पे फिर से आओ। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अब किसके हेड हैं? आरबीआई के। ये पहले क्या रहे हैं? फाइनेंस कमीशन। तो पीछे पढ़ा ना कि जिसको फाइनेंस की समझ हो उसको बना दो, शक्तिकांत को बना दिया। यहाँ लिख लो कब से कब तक थे ये? नवंबर 2017 से शक्तिकांत के पास लिख लो कब थे ये इसमें आपके फाइनेंस कमीशन में। नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक, सिर्फ 1 साल काम किया। नवंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक। और अब ये क्या बने हुए हैं? 25वें गवर्नर आरबीआई के। फाइनेंस की समझ थी इसलिए फाइनेंस कमीशन के मेंबर बने थे। नेक्स्ट टिक करना, डॉक्टर अनूप सिंह, ये भी चल रहे हैं। अशोक लाहिड़ी भी चल रहे हैं। रमेश चंद्र, ये पार्ट टाइम मेंबर थे, पार्ट टाइम मेंबर। शक्तिकांत दास हट गए ना, तो इनकी जगह कौन आया था नया? फिर उनका नाम लिख लो। लिखो अजय नारायण झा, क्योंकि शक्तिकांत तो 18 में हट गए थे। अजय नारायण झा शक्तिकांत के स्थान पर, लिख लेना अजय नारायण झा शक्तिकांत के स्थान पर। अजय नारायण झा, पांचों समझ में आ गए? हेड कौन था? एन.के. सिंह या एन.के. सिन्हा, नंदकिशोर सिन्हा। और इसके 4 मेंबर में कौन फाइनेंस का ज्ञाता था? शक्तिकांत। शक्तिकांत कितने साल रहे? 1 साल, नवंबर 17 से दिसंबर 18। फिर वो आरबीआई की तरफ चले गए। और यहाँ कौन आ गया नया? अजय कुमार झा, अजय नारायण झा। अगले पेज पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करो। 15वें वित्त आयोग के सचिव, सचिव मतलब सेक्रेटरी, ये टिक कर लो सचिव अरविंद मेहता। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करेगा, कर चुका। अगला भी टिक कर लो। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से 5 साल की अवधि के लिए कब तक चलने वाली हैं? 31 मार्च 2025। लिख लो यहाँ फटाफट से, 31 मार्च 2025। अगली हेडिंग पे आ जाओ, संसदीय समितियां। आपकी संसद क्या काम करती है? देश को चला कौन सी संस्था रही है? कौन चला रहा है देश को? संसद। केंद्र में जो सरकार बैठी है ना, बोर्ड पे सब लोग ध्यान से समझना इस टॉपिक को। ये आपकी संसद है। इसके 3 पार्ट हैं। एक को आप कहते हैं लोकसभा, एक को आप कहते हैं राज्यसभा, और एक है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक आदमी है बस, लेकिन बहुत बहुत सारी जिम्मेदारी निभाता है। लोकसभा को ध्यान से देखो, इसके लोकसभा के 2 पार्ट हैं मेन। एक जो सरकार बना के बैठा है, मान लो ये सरकार बना के बैठा है। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका है ये, जिसको कायदे से कहा जाता है विपक्ष। पर भारत में पिछले 6-7 साल से कोई भी विपक्षी है ही नहीं। विपक्षी बनने के लिए कितनी सीट मिलना जरूरी है? टोटल सीट्स हैं 543। इसकी कितनी मिलनी चाहिए? 1/10। इसका मतलब 54.3। इतने आदमी तो हो नहीं सकते, तो हम कितने मान लेते हैं? 55 सीट अगर आपको मिल गई तो आप चले जाएंगे, मतलब आप विपक्षी बन जाएंगे। आपके देश में कोई विपक्षी नहीं है। ये तीसरा पार्ट है अन्य का, जिसमें ना विपक्षी हैं, ना ही कोई लोकसभा की सरकार वाले। भाई जिसको कह रहा है तुरंत से उठ जाओ, क्लास में एक-एक को बोलना नहीं पड़े, इतनी सारी भीड़ का टाइम मत खराब किया करो। जिसको कहा जाए तुरंत उठ जाओ, 2-4 आदमी नहीं आएंगे तुम्हें उठाने के लिए। चलो देखो बोर्ड पर अब। तो ये 3 चीजें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस लोकसभा के 3 पार्ट है, एक जो सत्ता में है सरकार में, दूसरे विपक्षी, और तीसरे हैं अन्य। अन्य कौन है? भाई 4 सीट मिल गई, 2 सीट मिल गई, 1 सीट मिल गई, ना वो विपक्षी ना वो सत्ता, वो अन्य में आ गया। ये काम जैसे करते हैं ना, ऐसी राज्यसभा काम करती है। लेकिन राज्यसभा में कोई बहुत उनको जवाब नहीं देना, इनको भेजने वाली है जनता। तो इनको हर चीज में क्या देना पड़ता है? जवाब। ये जवाबदेही है इनकी। भैया आंसर करो, देश में ऐसा हुआ तो तुम कहाँ सो रहे थे, तुमने क्या किया? इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि इनको तुमने और मैंने भेजा ही नहीं। इनको भेजने वाले हैं हमारे राज्य। राज्य कुछ करे वो उनकी जिम्मेदारी। आपने और मैंने अपने वोटिंग राइट का यूज करके इनको भेजा, तो हम तो क्वेश्चन इन्हीं से पूछेंगे। अब तुम और मैं तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, कौन क्वेश्चन पूछेंगे? विपक्षी। पर क्योंकि आपके देश में कोई विपक्षी नहीं है, इसलिए आपकी सत्ता जैसा चाहे वैसा कर सकती है। कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। आपके देश में सरकार अपनी मर्जी इसीलिए चला पा रही है बहुत ज्यादा हद तक, क्योंकि क्या नहीं है आपके पास? एक ताकतवर विपक्ष नहीं है। अगर आप एक अच्छे लोकतंत्र की बात करें ना, आप कहते हैं इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज होती है, एक तो हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। जब हम इलेक्शन में जाए ना, तो हमारे पास A, B, C, D तगड़ी पार्टी होनी चाहिए। आपके पास कितनी चॉइस है इस देश में? कोई चॉइस नहीं है। आप जाते हैं तो आपको या तो बीजेपी को वोट देना है और नहीं तो कांग्रेस को। आपने कांग्रेस को 10 साल सिर पे बैठाया, 2004 से 2014, और आपको लगा यार बेकार थी, बकवास थी सरकार, कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोले, गूंगे प्रधानमंत्री, ऐसा ही लगा हमें। हमने कहा तो बकवास है, नई पार्टी ले आते हैं, बीजेपी को बनाते हैं। और बीजेपी को पूर्ण बहुमत से बनाया। कितनी अजीब बात है, आज तक बीजेपी पूर्ण से नहीं आई थी। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है 543 में से 273 अगर मिल गई तो आप पूर्ण बहुमत की पार्टी हैं और आपको कोई हिला नहीं सकता, आपकी सरकार जम के बैठेगी। बीजेपी को 303 सीट मिल गई। 303 कितनी सीट है? देखो एक एक सीट पे मारामारी होती है, पता है ना ये। इनको कितनी ज्यादा सीट मिल गई, तो इसको कहते हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार तो बिल्कुल मर्जी करेगी, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि भाई कैसे कर दिया। जब कांग्रेस बैठी थी ना, तब यूपीए की सरकार थी, गठबंधन की सरकार। अकेली कांग्रेस नहीं जीती थी 10 साल तक। यूपीए का मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जब ये जीते हैं ना, तो वैसे कहने को तो ये एनडीए के हेड हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के, लेकिन इनको किसी की जरूरत नहीं थी। कोई आता हो आए, ना आता हो जाए, हमें कोई जरूरत नहीं। अकेले कितनी सीट पे बैठे थे? 303। फिर भी सहयोगियों का साथ ले लिया, 50 सीटें इनके सहयोगियों की थी, और इस तरह 353 सीट 543 में से अकेली एक पार्टी और उसके संगी साथी लेकर बैठ गए। ये लीड करने वाली पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी इतनी लीड में है। अब अगर आप 10 साल होकर इससे भी दुखी हैं, तो आप फिर फंसेंगे, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? चॉइस। कहां जाओगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए डेमोक्रेसी के असली मायने इंडिया में है ही नहीं। कायदा कहता है कम से कम 4-5 पार्टी तो हो, और
डरें ये पार्टी कि अगर मेरा पत्ता साफ हो गया तो अगले 40 साल तक शायद मैं बन ही ना पाऊं। आपकी कांग्रेस, आपकी बीजेपी जानती है कि दुनिया कुछ कर ले, लेकिन 10 साल अगर ये टिकी है तो अगले 10 साल ये टिकेगी, फिर 5-7 साल ये, फिर ये गठबंधन में आती रहेंगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। एक कारण। दूसरा कारण, आपके देश में वोट डालने ना 3 तरह के लोग हैं आपके देश में। एक जो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत रिच स्ट्रेटा, जिनको कि कोई मतलब नहीं सरकार कौन सी आ रही, क्योंकि उनको 100 रुपए का सिलेंडर बिके या 1000 का या 10,000 का, फर्क ही नहीं पड़ता। वो अगर 1 लाख का एक गैस सिलेंडर होगा तब भी उन्हें कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। दूसरा है एक मिडिल क्लास का इंसान जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है सरकार के एक छोटे से फैसले से। अगर सरकार ने पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए ना तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये है। क्यों? इसको बाइक पे चलना है, इसको स्कूटी पे चलना है, ये छोटी मोटी कार मेंटेन करेगा, और अगर ये रेल में भी जाता है तो इसको किराया बढ़ के दुखी करेगा। यानी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी क्लास होती है? मिडिल क्लास। जो तीसरी कैटेगरी है पुअर, जिनका की बीपीएल टाइप का काम है, इनको कोई नौकरी नहीं करनी, ये बैठे रहते हैं, सरकार 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो चावल गेहूं दे देगी और फ्री में दे देगी, हमारा काम चल जाएगा, हमें किसी चीज से कोई ज्यादा इच्छा है ही नहीं। सबसे ज्यादा वोट ये डालते हैं जिनको सरकार की नीति से ज्यादा प्रभाव पड़ना ही नहीं। ये सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक है और सरकार इनको ही उस टाइम पे हथियार बना के यूज करती है। इसलिए जब भी इलेक्शन आते हैं आप देखो कितनी जगह भंडारे चल रहे होते हैं, नॉन वेज की पार्टी चल रही होती है, शराब चल रही होती है, सब चीजें हैं ना, ये कोई नहीं जाता, इनको कोई मतलब नहीं। ये हैं जो सबसे ज्यादा इन चीजों में, जब इलेक्शन आते हैं ना तो आप देखना नशेड़ी टाइप के लोगों को लगता है वाह बड़ा मजा आया, कारण उनको तो रोज जाने को पीने को मिल गया। लेकिन आप देखो ये आपका भविष्य बर्बाद कर गए। आप वोट डालने जाते नहीं या बहुत कम जाते हैं, और इनकी संख्या ट्रक भर भर के, चाहे इनको रैलियों में ले जाओ और चाहे वोटर्स की लाइन में लगा दो, इनको क्या अकल है? और इनको कुछ नहीं आता पता। इनको पता है ना इनके बच्चों पे प्रभाव पड़ना, ये पहले जैसा जीवन जी रहे थे आगे भी ऐसे ही जिएंगे। कोई सरकार आपके देश में इतना दम नहीं रखती जो बीपीएल परिवारों से उनके हक छीन ले, क्योंकि वोट बैंक यही है। सबसे ज्यादा दुखी होता है ये, और इसको वोट डालने में भी झिझक होती है, सोचता है मुझे क्यों वोट डालना है यार, सरकार ऐसी चलनी है। देखा 90% लोग तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, सरकार ये सिस्टम नहीं बदलेगा। ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए कहते हैं पढ़ लिया करो। जिस दिन तुम इनसे ज्यादा जाने लग जाओगे ना वोट डालने, उस दिन सरकार को अकल आ जाएगी और फिर ये शराब, नॉनवेज, पैसे, कंबल या इस तरह के लालच नहीं चलेंगे। इन लोगों की सरकार नहीं आ पाती। सरकार किन की चहेती आ जाती है? इनको भी कुछ नहीं करना, कोई सरकार है इनको तो वही चीजें मिलनी है। तो आप ये देखो आपके देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या नहीं है आपके पास आज? चॉइस नहीं है। ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास? दूसरी चीज, डेमोक्रेसी की 9वीं क्लास की बातें हैं जो बता रही हूँ। पहली चीज क्या होना चाहिए हमारे पास? कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं तो कौन। दूसरा, हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। क्या ऐसा है? आप सब जानते हो बेहद चीटिंग चलती है इलेक्शंस में। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसके कारण आपके देश में डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती। चलो आज टाइम ज्यादा हो गया, कल पढ़ेंगे इसको।